नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है? क्या वाक़ई चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसी हमें ऊपर से दिखाई जाती हैं या उसके अंदर की कहानी कुछ और ही होती है? अभी आप सबको पता है कि वेनेज़ुएला में क्या हुआ है। शनिवार को दुनिया की राजनीति में एक ऐसी घटना घटी जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे अमीर देश अमेरिका ने एक छोटे से देश पर सीधा-सीधा एक सैन्य ऑपरेशन किया। अब ये जो सैन्य ऑपरेशन था, ये किसी भी आतंकवादी ठिकाने पे नहीं था, ना ये किसी आतंकवादी संगठन पे था, बल्कि सीधे-सीधे उस देश के राष्ट्रपति के भवन पे था। सोते-सोते उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि वेनेजुएला में जो भी हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। ये सिर्फ़ एक देश की समस्या नहीं है, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक छोटे से देश की समस्या थी या जो अमेरिका था, वो सिर्फ़ वेनेजुएला में जो पेट्रोलियम उपलब्ध है, उस पे कंट्रोल चाहता है। ये उससे भी बहुत बड़ी कहानी है और यही आज इस वीडियो में समझेंगे क्योंकि इस चीज़ से भारत भी सीधे-सीधे प्रभावित होता है। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ और जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँ, थोड़ा-सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं सारी चीज़ें कि हुआ क्या। अमेरिका ने सबसे पहले एक हवाई हमला किया, फिर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो उतरे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी जो पत्नी थी, उनको हिरासत में ले लिया और लेकर सीधे अमेरिका चले गए। अब इस समय सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात गार्ड थे, उनमें से किसी ने भी इसका प्रतिरोध नहीं किया, किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। और ये स्पष्ट संकेत देता है कि जो ऑपरेशन था, ये बिल्कुल अचानक नहीं था बल्कि महीनों की जो प्लानिंग है, उसके आधार पे ये किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक स्विफ्ट और क्लीन ऑपरेशन बताया है और कहा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब दोस्तों इस बात को समझिए कि अमेरिकन डीप स्टेट की जो टूल किट है, वो किस तरह से काम करती है। सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति के गार्ड को नहीं बल्कि पूरी आर्मी, उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेटर और सारे जो उनके लोग थे, उन्हें खरीद लिया गया। विपक्ष पूरी तरह से गद्दार था, ये सीधे-सीधे देश के साथ गद्दारी है। अब वही विपक्ष की गद्दार नेता जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था, वो इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति है वेनेजुएला की। ठीक वैसे ही जैसे कि नोबेल प्राइज़ विनर यूनिस हमारे बराबर में बांग्लादेश में बैठा हुआ है। तो देखिए किस तरह से नोबेल प्राइज़ और ये जो मैगसेसे प्राइज़ दिए जाते हैं, इनके ऊपर जो जीतने वाले लोग होते हैं, वो किस तरह से टूल किट का हिस्सा बन के अपने ही देश के खिलाफ काम करते हैं। और हमारे देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिले हैं और जिन्हें मैगसेसे प्राइज़ मिले हैं और ये अक्सर आपको मिलेगा कि ये सभी लोग देश के खिलाफ ही बात करते हुए मिलेंगे, कभी देश के समर्थन में नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अब लौट के आते हैं अपने मूल विषय पे और फिर से समझते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह की कंडीशन बनी। पूरी दुनिया खामोश क्यों है? संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? अगर जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला नियम चलेगा तो फिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो यूएन है, उसका अस्तित्व सिर्फ कागज़ी है। अगर ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते, अमेरिका को रोक ही नहीं पाते उसकी मनमानी करने से, तो फिर इनके होने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं और देशों की बात करूँ तो चीन, रूस और ईरान ने इस पे आपत्ति जताई। भारत ने वेनेजुएला से कहा कि हम घटनाक्रम पे नज़र रखे हुए हैं और हमें आपसे सहानुभूति है। लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में पूरी तरह से सन्नाटा था, किसी ने एक चूँ भी नहीं की। अब समझते हैं कि अमेरिका क्या कह रहा है, उसने अपना पक्ष क्या रखा है। सबसे पहला जो तर्क अमेरिका ने दिया वो कहा कि ड्रग्स की तस्करी। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला से ड्रग्स आ रहे थे, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य बताते हैं कि अमेरिका ने आने वाली कुल कोकीन का सिर्फ 1% भाग ही वेनेजुएला से आता था। और ये जो तर्क है पूरी तरह से इसलिए गिर जाता है और समझ में आता है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। तर्क नंबर 2 कि आतंकवाद का समर्थन करता था वो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा था, उसका कोई अपना आतंकवादी संगठन था, वो किसी आतंकवादी संगठन को फंडिंग करता था, इसका कोई सबूत नहीं है। तर्क नंबर 3 कि लोकतंत्र की हत्या। अब चुनाव परिणाम पलटने का आरोप भी अमेरिका ने लगाया। अगर हम इसको सही मान भी लें, तो भी ये वेनेजुएला का आंतरिक मामला है। अमेरिका को कोई हक नहीं है कि किसी भी तरह से ऐसा हस्तक्षेप वो किसी भी देश में करे। अब ये फिर सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को लोकतंत्र की चिंता है? सऊदी अरब में चुनाव नहीं होते, फिर भी सऊदी अरब जो है अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है और पाकिस्तान की भी यही हालत है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन करता है। अब थोड़ा-सा इतिहास में नज़र डालते हैं कि इराक में, ईरान में और लीबिया में क्या हुआ था। देखिए पूरा जो घटनाक्रम है वो आपको सिमिलर दिखाई दिएगा। यही चीज़ें पहले इराक में हुई थी, लीबिया में हुई थी और यही चीज़ें सेम चीज़ें अब वेनेज़ुएला में हुई हैं। अब ज़रा याद कीजिए 2003 को, इराक के बारे में क्या कहा गया था? अमेरिका ने किस तरह के आरोप इराक पे लगाए थे? अमेरिका का कहना था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन
वहाँ पे हैं, यानी कि कई तरह की केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है इराक। और ये सारे आरोप सद्दाम हुसैन की सरकार पे और इराक पे लगाए गए थे। हमला किया गया, उसके बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया, फिर मार दिया गया, फांसी हो गई। और आज तक इतने साल हो चुके हैं, कोई भी डब्ल्यूएमडी वहाँ पे नहीं मिला है और धीरे-धीरे बात साबित हुई है कि ये जो आरोप थे झूठे थे और सिर्फ़ हमला करने का एक बहाना बनाया गया था। अब लीबिया को समझिए, लीबिया में 2011 में क्या हुआ था? कोशिश हुई थी गद्दाफ़ी ने, जो कि कर्नल गद्दाफ़ी जो कि वहाँ का तानाशाह था, उसने लीबिया को बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप किया था। और कैसे किया था? वही तेल बेच के, क्योंकि लीबिया में भी तेल के खज़ाना था। फिर गद्दाफ़ी गलती करता है। गद्दाफ़ी क्या करता है कि वो गोल्ड दिनार की बात करता है। गोल्ड दिनार यानी कि कॉम्पिटिटर ऑफ पेट्रो डॉलर। यानी कि गद्दाफ़ी ने कहा था कि भई हम एक गोल्ड दिनार लाएँगे और उसके बदले में ही अपना हम पेट्रोल बेचेंगे। जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चलती है, अमेरिका फिर वही सारा चीज़ें करता है। झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और लीबिया पे हमला कर दिया जाता है और एक हमले में गद्दाफ़ी मारा जाता है। उसके बाद आज तक लीबिया में कोई भी स्थिर सरकार नहीं है। पूरी तरह से सिविल वॉर की कंडीशन है। इराक और लीबिया दोनों को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी तरह का कोई लोकतंत्र वहाँ पे नहीं आ पाया। सिर्फ़ अमेरिका ने वहाँ पे बर्बादी दी। और यही अब होने वाला है वेनेज़ुएला में। वेनेज़ुएला में भी सिर्फ़ अमेरिका का इंटरेस्ट पेट्रोल में है और उससे कहीं ज़्यादा पेट्रो डॉलर में है। अब ये पेट्रो डॉलर है क्या? आइए इसे समझते हैं। आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों है अमेरिका को पेट्रो डॉलर में और पेट्रो डॉलर किस तरह से पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे एक फ़र्क डालता है और उसे मजबूती देता है? तो दोस्तों थोड़ा-सा इतिहास में चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉलर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाया गया और पूरी तरह से जो ट्रेड थी, कोशिश की जाने लगी कि डॉलर में हो। लेकिन जो असली मोड़ आता है, असली चेंज आता है, वो होता है 1974 में, जब किसिंजर ने एक सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की। और इसमें ये डील में था कि भई जो भी पेट्रोल आप बेचेंगे, सऊदी अरेबिया जितना भी पेट्रोल बेचेगा वो डॉलर में ही बेचेगा, यानी कि अमेरिकन डॉलर में ही सारा भुगतान लेगा। और यहीं से पेट्रो डॉलर सिस्टम शुरू होता है। जो भी सिस्टम को चुनौती देता है, वह अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन जाता है। और यही काम, यही चुनौती दी थी लीबिया ने और यही काम काफ़ी हद तक सद्दाम हुसैन ने भी किया था और यही चीज़ कर रहा था ये जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति है मुदुरो, वो भी यही कर रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि डॉलर का डी-डॉलराइज़ेशन किया जाए और अपना जो पेट्रोल है, वो दूसरी करेंसी में, जैसे कि चीन की करेंसी में या फिर रशिया की करेंसी में बेचा जाए और वो ये कर रहा था और इसी वजह से वो इसके निशाने पे आ गया। दोस्तों वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसका इतना बड़ा खजाना है। 2018 में घोषणा हुई थी कि डॉलर में ट्रेड की आज़ादी है। वहाँ का एक राष्ट्रपति बनता है और वो कहता है कि भई हम डॉलर के अलावा भी और भी करेंसी में हम लोग इसको ट्रेड करेंगे तेल को। चीन का जैसे युआन है, जैसे कि चीन के युआन में तेल उन्होंने चीन को बेचा, यूरो में, रूबल में व्यापार करना शुरू किया और ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश भी ये लोग कर रहे थे। लेकिन स्विफ्ट को जो बाईपास करने की कोशिश इसने की है, यही सबसे बड़ी गलती इसकी बन गई है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि पेट्रो डॉलर पे कोई भी हमला करे और उसके पेट्रो डॉलर को कोई भी चुनौती मिले, क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे होगा। अब दोस्तों सब कुछ समझने के लिए हमें अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, उस पे भी थोड़ा-सा नज़र डालनी चाहिए। अमेरिका पे जो कर्ज़ा है वो लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का है। अगर ये डॉलर की माँग गिरेगी तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से हिल जाएगी, उसपे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया का वो देश है जिस पे सबसे ज़्यादा कर्जा है। और इसीलिए जो अमेरिका की कोशिश है वो बिल्कुल साफ़ है कि जो भी पेट्रो डॉलर को चुनौती देगा, उसका वही हश्र होगा जो कि अभी वेनेजुएला में हुआ या उससे पहले लीबिया में हुआ था या उससे पहले इराक में हुआ था। दोस्तों ब्रिक्स के जो देश हैं वो दुनिया की जीडीपी में 40% हिस्सा रखते हैं। चीन का नया पेमेंट सिस्टम चीन ने बनाने की कोशिश की और 150 देशों के 4800 बैंकों के साथ इसे कनेक्ट किया गया, जो कि बहुत बड़ा एक चुनौती बना अमेरिकी पेट्रो डॉलर के लिए। और इसका असर चीन पे तो हुआ ही, साथ ही भारत पे भी, जिस तरह से भारत ने भी यही कोशिश की है, भारत की भी कोशिश थी कि ब्रिक्स की जो है करेंसी आए और भारत का जो रुपया है उसमें हम लोग व्यापार करें, हम लोग ये कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगाया। अभी कहा जा रहा है कि टैरिफ और बढ़ सकता है, 70% तक भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो मोदी जी की सरकार है वो झुकने वाली नहीं है, ये चीज़ अमेरिकन्स को पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। लेकिन इस समय एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो वेनेजुएला पे हमला हुआ है वो ड्रग्स, आतंकवाद या फिर लोकतंत्र के लिए नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट्रो डॉलर को बचाने की लड़ाई है। लेकिन दुनिया अब बहुत तेज़ी से बदल रही है। दुनिया इस चीज़ को समझ रही है कि डी-डॉलराइज़ेशन करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका को एक इतनी ज़्यादा पावर मिली है कि वो किसी भी देश में
रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, पेट्रो डॉलर का अंत होके ही रहेगा क्योंकि इसके अंत की शुरुआत हो गई है। भले ही कुछ साल लगें, थोड़ा समय लगेगा, ये प्रोसेस बड़ा धीरे होता है लेकिन ये होगा। दुनिया के सारे देश इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर पेट्रो डॉलर को हम खत्म नहीं करेंगे, इससे हम आज़ादी नहीं हासिल करेंगे, तो आगे चल के उनकी जो एक तरक्की है वो एक जगह जाकर रुक जाएगी और अमेरिका के कंट्रोल में वो रहेंगे। तो चीन ने इस बात को समझा, रशिया ने समझा और भारत ने भी इस चीज़ को समझा है और इसीलिए अगर अमेरिका ये सोचता है कि भई वो पेट्रो डॉलर को बचा लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही जल्दी पेट्रो डॉलर का अंत होगा। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय हिंद।